अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज। का मेजबान अब्दुल गफ्फार पुराम रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। तो जनाब बेशक अब 2022 का सबको इंतजार है और 27 अगस्त से ये मेला यूएई में शुरू होना है, लेकिन तमाम नजरें हैं जनाब 28 अगस्त को पाकिस्तान और भारत के मैच पर। इस मैच के हवाले से जो फॉर्मर ग्रेड्स हैं, यानी रवि शास्त्री हों, वसीम अकरम हों, शाहिद आफरीदी हों, सबके बयानात भी सामने आ रहे हैं। और अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक अपडेट भी जारी की है कि एशिया कप 2022 के लिए नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के जो बॉलिंग कोच है उमर रशीद, उनको पाकिस्तान टीम के जो बॉलिंग कोच हैं शॉन टेट, उनका असिस्टेंट मुकर्रर कर दिया गया है फॉर एशिया कप। अब ये बड़ी हैरानगी की बात है कि एक बॉलिंग कोच जिनका काम वैसे भी बाकी कोचेस की नज़र बहुत ज़्यादा नहीं होता, लेकिन उनको भी असिस्टेंट की ज़रूरत पड़ी। इसकी क्या वजह हो सकती है, ये भी अपने एक्सपर्ट से पूछेंगे। एशिया कप के लिए पाकिस्तान की जो तैयारी है, इसके साथ साथ जो इस वक्त बिल्डअप हो रहा है और पाकिस्तान टीम का जो सिलेक्शन हुआ है, पाकिस्तान टीम का जो मुमकिन एक कॉम्बिनेशन हो सकता है, इसके हवाले से हम बात करेंगे। और अब बात करते हैं एशिया कप 2022 और हाई वोल्टेज टाकरा होना है इतवार को पाकिस्तान भारत का। दोनों टीमें दुबई पहुंच चुकी हैं और दोनों टीमों ने अब अपनी तैयारियों का आगाज कल से करना है। मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान के सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट एंकर मिर्जा इकबाल बेग साहब। बहुत शुक्रिया इकबाल साहब ज्वाइन करने के लिए। यकीनी तौर पर बहुत कम होते हैं पाकिस्तान भारत मैच इकबाल भाई, इसीलिए जब अब कम से कम 2 तो एक्सपेक्टेड हैं और अगर फाइनल हुआ तो 3 मैच। सो तैयार हैं सर आप भी के जो जबरदस्त टाकरा है ये दोबारा पूरी कौम को अपने शहर में जकड़े, और आई थिंक बड़े सही टाइम पर आ रहा है। हमें जरूरत थी जरा इस तरह का एक जबरदस्त बड़ा मुकाबला हो। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल गफ्फार। अगर हकीकत की निगाह से देखा जाए तो पाकिस्तान भारत के जो मुकाबले हैं वो जो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड है उनके मुकाबलों के बरक्स बहुत ज्यादा उनकी हाइप होती है, कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, शायकीन क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और अब तो खास तौर पर 2007 के बाद से पाकिस्तान और भारत के दरमियान कोई टेस्ट सीरीज नहीं हुई। हम सिर्फ वनडे खेल रहे, वो भी एक हम वनडे सीरीज खेलने गए थे 2011 के आखिर में। और फिर उसके अलावा आप देखें कि जो दुनिया भर के मुकाबले होते हैं जिसमें T20 वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी और फिर उसके बाद 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप, तो उसमें पाकिस्तान और भारत मध्य मुकाबले होते हैं। लेकिन इस मुकाबले की जो इतवार को होने जा रहा है, इसलिए इसकी अहमियत बढ़ गई है कि पाकिस्तान ने पिछली दफा भारत को 10 विकेटों से हराकर धूल चटा दी थी, जिसे कहा जाता है, क्योंकि वो बड़े इश्तिहारात बनाते थे और बहुत कुछ करते थे। लेकिन अब प्रेशर पाकिस्तानी टीम पर होगा, तवक्कुआत बहुत ज्यादा है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम से, और भारत एक जख्मी शेर की तरह आएगा क्योंकि उन पर भी प्रेशर है। उनकी टीम जो है वो हार गई थी, कोहली जो है वो आउट ऑफ फॉर्म है, रवि शास्त्री अब उनके कोच नहीं रहे, राहुल द्रविड़ का कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया है, तो उनके साथ भी थोड़े बहुत मसाइल हैं। जसप्रीत बुमराह अनफिट हो गए, जिस तरह हमारे शाहिद आफरीदी। तो मैं समझता हूं कि एक दिलचस्प और सनसनीखेज कांटेदार मुकाबले की तवक्को है, गुज़िश्ता साल के बरक्स जब अक्टूबर में हमने 10 विकेटों से उन्हें हराया था। इकबाल भी आपने माशाल्लाह बड़ी क्रिकेट कवर की हुई है। एशिया कप में पाकिस्तान को क्या हो जाता है, सिर्फ 2 टाइटल हैं, श्रीलंका के 5 हैं, भारत के 7 हैं, और ये कितनी हैरानगी की बात है कि पाकिस्तान भारत 2 जाइंट्स हैं एशिया के, और कभी पाकिस्तान भारत फाइनल में मध्य मुकाबले नहीं आए। तो क्या एशिया कप में हम क्या हरीफ टीमों को आसान समझ लेते हैं, किस्मत खराब है, और क्या इस बार तारीख बदलेगी? मुझे लग रहा है अब्दुल गफ्फार इस मर्तबा तारीख बदलेगी, क्योंकि हमारी जो पिछली परफॉर्मेंस, आपने बिल्कुल सही कहा, सिर्फ हम 2 टाइटल जीतने में कामयाब हुए, 7 टाइटल भारत ने जीते। तो इस मर्तबा मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तानी टीम अच्छा परफॉर्म करेगी। पाकिस्तान की ये कारकर्दगी की, मायूस कुन कारकर्दगी की एशिया कप में बुनियादी वजह यही है कि माजी में हम ज्यादा खुद एतमादी का शिकार हो जाते थे। उसकी वजह ये थी कि हम श्रीलंका या बांग्लादेश वगैरह को इतना खाते में नहीं लाते थे, और भारत जो था वो हमारा सख्त जान हरीफ होता था। हमारी सारी प्लानिंग जो थी वो भारत के लिए होती थी, और नतीजा ये हुआ कि हम जो है वो पाकिस्तान जीत ही नहीं सका सिवाय 2 दफा के। इस मरतबा मुझे लग रहा है कि 11 सितंबर को फाइनल है। इस मरतबा चांसेस यही है कि पाकिस्तान और भारत फाइनल में होंगे। 28 अगस्त को पाकिस्तान भारत खेलेंगे, जो टीम जीतेगी उसको नफसियाती बर्तरी हासिल रहेगी। 4 सितंबर को फिर दोबारा इतवार के दिन मध्य मुकाबले आएंगे सुपर 4 में, और 11 सितंबर को फाइनल है। लेकिन इस मरतबा मुझे लग रहा है कि फाइनल से पहले फाइनल हो जाएगा, और जिस तरह के मैचेस मुतवक्के हैं, हाइप बहुत ज्यादा है, जोश व खरोश बहुत ज्यादा है, एक्साइटमेंट है, लोग बड़ी बेचैनी से मुंतजिर हैं। तो मैं समझता हूँ, और हमारे लोग भी आप देखें कि सैलाब आया हुआ है, बारिशों की वजह से मुश्किलात हैं, लेकिन इसके बावजूद हर आदमी बात कर रहा है कि नहीं महंगाई इतनी ज्यादा है, उसके बावजूद हर आदमी
आदमी जो है उसका फोकस पाकिस्तान और भारत के मैच पर है, ये हुकूमत के लिए भी बड़ी अच्छी बात है कि लोगों की तवज्जो बढ़ जाएगी। लेकिन एक खास बात मैं ऐड करता चलूं, एक बात ऐड करता चलूं कि 28 अगस्त को जिस दिन पाकिस्तान और भारत का मुकाबला है, क्या उस दिन बल्दियाती इंतखाबात होंगे? सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है कि बल्दियाती इंतखाबात 28 अगस्त को कराए जाएं, जिस तरह बारिशों की सूरत हाल है, तो एक ये भी फैक्टर होगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा और मेरे ख्याल में ये बहुत बेहतर होगा। जैसे इकबाल साहब ने फरमाया कि फ्लड की जो सूरत हाल है, सैलाब की, बहुत ही पाकिस्तान में बहुत ही कहते हैं ना तशवीशनाक खबरें आ रही हैं। तो क्या ही अच्छा हो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान क्रिकेट टीम इससे पहले माजी में भी इन चीज़ों को लीडिंग कर चुके हैं कि हम ज़रूर कोई ऐसा डोनेशन करें ताकि लोगों की हौसला अफजाई हो और इस मुश्किल वक्त में तमाम जो मुश्किलात में घिरे पाकिस्तानी हैं उनको अपनाइयत का एहसास भी हो। इकबाल भी ब्रेक पे जाने से पहले सवाल कि शुएब मलिक पाकिस्तान के जानिब से भारत के खिलाफ एशिया कप में सबसे कामयाब बैट्समैन हैं और तमाम ना तजर्बेकारी के बावजूद पाकिस्तान मिडिल ऑर्डर की वो शामिल नहीं है, आपको हैरानगी है इस बात पर? बिल्कुल, सब लोग इस बात के पर हैरान है कि शुएब मलिक जैसा बैट्समैन जो इन विकेटों के लिए एक आइडियल बैट्समैन है। आपका मिडिल ऑर्डर देखें ना, जब आप ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आप मिडिल ऑर्डर पर डिस्कस करें कि कोई ऐसा रिलायबल प्लेयर ही नहीं है। और अगर आप विराट कोहली को देखें तो जो 9 मैचेस हुए 2012 से अब तक, अब्दुल गफ्फार सिर्फ एक मैच ऐसा था जिसमें उसने 37 रन बनाए पाकिस्तान के खिलाफ, बाकी उसने 2 सेंचुरियां और 4 मिस सेंचुरियां बनाई है। तो विराट कोहली का फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट होगा और हम शुएब मलिक को यकीनन मिस करेंगे। बिल्कुल, पुरान में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर इस पाकिस्तान भारत मैच और हवाले से डिटेल एनालिसिस करेंगे, हमारे साथ मौजूद रहेगा। पुरान रिप्ले में खुशामदीद, हम बात करें एशिया कप 2022 की। और अभी कुछ देर पहले एक प्रेस रिलीज सामने आया जिसके मुताबिक पाकिस्तान के जो नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के बॉलिंग कोच हैं मोहम्मद रशीद साहब, उनको अब शॉन टेट जो कि पाकिस्तान के बॉलिंग कोच हैं उनका असिस्टेंट मुकर्रर कर दिया गया है। बालबी, इसकी क्या वजह हो सकती है? शॉन टेट को आए हुए बहुत ज़्यादा अभी टाइम गुजरा भी नहीं और अब जाके मुझे लगता है कि थोड़ा सवालात उठने लगेंगे कि उनकी अब तक क्या कंट्रीब्यूशन है, बट उनको असिस्टेंट की ज़रूरत पड़ी, क्या लैंग्वेज का इशू है, वर्कलोड ज़्यादा हो गया है, इसकी क्या वजह हो सकती है? वर्कलोड तो नहीं हुआ। एक तो आपको पता है कि रमीज राजा की ख्वाहिश थी, पहले वर्नन स्लेंडर आए, मैथ्यू हेडन ऑस्ट्रेलिया में होंगे पाकिस्तानी टीम के साथ, शॉन टेट को लेकर आए। तो रमीज चूंकि इंग्लिश में कमेंट्री करते हैं तो उनका झुकाव भी उन्हीं गोरों की तरफ है। पाकिस्तान में उन्हें कोई बेहतर नजर नहीं आता, हालांकि काफी अच्छे बॉलर्स पाकिस्तान में मौजूद हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि लैंग्वेज की वजह से, क्योंकि उमर रशीद तो बेसिकली एक बैटिंग ऑलराउंडर रहे हैं, हालांकि वो मीडियम पेस बॉलिंग करते थे। हारून रशीद के जो 7 भाई खेले, इंग्लैंड के फॉस्टर ब्रदर्स जो है वो भी 7 भाई फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले। तो अगर हारून रशीद नहीं तो उमर रशीद सही। और दिलचस्प बात यह अब्दुल गफ्फार के पाकिस्तानी टीम के जो हेड कोच हैं, जब मिसबाउल हक थे तो उन्होंने भी अपना असिस्टेंट रखा हुआ था शाहिद असलम को, और शाहिद असलम अब सकलैन मुश्ताक के भी असिस्टेंट है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरह फिल्मों में डायरेक्टर का कोई असिस्टेंट होता है, इस तरह अब क्रिकेट में भी पाकिस्तानी टीम में भी तो असिस्टेंट नजर आ रहा है, वरना और जगह दुनिया में तो मुझे कोई नजर नहीं आता कि असिस्टेंट रखा हो। तो समझ में नहीं आता वर्कलोड क्या है शॉन टेट पर, या तो इनको डाउट है कि वेदर शॉन टेट विल ज्वाइन द टीम ऑन टाइम, या उन्होंने ज्वाइन कर ली है या कब करेंगे, क्योंकि गैर मुल्कियों के साथ आपका तजुर्बा अच्छा नहीं रहा है। डेविड हैम भी चले गए, आपके पास खबर आई होगी, वो भी कह रहे हैं कि मैं कंटिन्यू नहीं करूंगा। तो पाकिस्तान को चाहिए अपने लोगों पर इन्हिसार करें, वो जो कहते हैं ना बी पाकिस्तानी बाय पाकिस्तानी, तो पाकिस्तानी बने। गैर मुल्कियों पर वो आएंगे चले जाएंगे, फिर आपके खिलाफ बयानात देंगे, उनको आप गैर मुल्की ज़र मुबादला में पैसे भी देंगे। ये सोचना चाहिए रमीज राजा साहब को। सर, आपने असिस्टेंट की बात की तो मैं ही सोचा था, बट फिल्मों की आपने जब जिक्र किया कि स्टंट बड़े अच्छे होने चाहिए, जो रेयर हमारे प्लेयर्स खुद कर रहे हो, छक्के चौके लगाए, विकेटें लें, असिस्टेंट तो खैर बहुत सारे हो ही गए। लेकिन सर इसके साथ साथ आज और एक प्रेस रिलीज आई थी, यकीन तौर पर लोगों को इन्फॉर्मेशन भी देते हैं, फिर आपका तज़किया भी लेते हैं कि जो पीसीबी का 5वें प्रोग्राम है उसमें गॉर्डन पार्सन्स कोई हैं, जूलियन फाउंटर को तो हम जानते हैं, कोयटा ग्लेडिएटर्स के साथ भी रहे हैं, जूलियन वुड हैं, इसी तरह निकोलस वेब हैं और टॉबी रेडफर्ड। तो ये सारे कोचेज जो हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं, लाहौर में एनएससी को ज्वाइन करेंगे। और इसी तरह रमीज राजा कह चुके हैं कि वो लेकर आएंगे डोमेस्टिक में फॉरेन कोचेस को। सर, हमारे पास अपने कोचेस क्या कम हैं? मैं ये नहीं कह रहा नहीं होने चाहिए, बट थोड़ा आपकी बात से भी मैं एग्री करूंगा, फॉरेन कोचेस या फॉरेन एलिमेंट ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा कुछ। रमीज राजा जो इंग्लिश बोलता है उससे या तो ये उसको मुतासिर कर देते हैं या वो इनसे मुतासिर हो जाता है, और इसी वजह से वो लेकर आ रहे हैं। आप देखें कि ये तजुर्बा कहाँ होता है, कोई पाकिस्तानी कोच गया है किसी के डोमेस्टिक टूर्नामेंट में कोचिंग करने के लिए, या हमारे बड़े बड़े कोचेज हैं हमारे। आप देखें इंजमाम उल हक कितना बड़ा बैट्समैन था, मिसबाह उल हक कितना बड़ा बैट्समैन था, वकार यूनुस हो गए, वसीम इवन बॉलिंग कंसल्टेंट है। हमारे लोगों को तो नहीं पूछता
हम उनको लेकर आ रहे हैं, डॉलर कितना आज 221 रुपए का हो गया, जरे मुबादला भी हम उनको देंगे पाकिस्तान में। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा। और फिर लड़कों के साथ जो आप पहले कह रहे थे अब्दुल गफ्फार, एक लैंग्वेज बैरियर भी होगा लड़कों के साथ कि आप क्या करेंगे, फिर आप उनके भी असिस्टेंट रखेंगे जिस तरह आपने शॉन टेट का असिस्टेंट रखा है। मेरे ख्याल में ये स्ट्रैटेजी अब रमीज भाई को जो है ना, कल अगले महीने 13 सितंबर को पूरा साल हो जाएगा। अब देखते हैं कि उनकी किस्मत का सितारा आया, उन्हें 2 साल मजीद ले जाता है या बीच में ही ये कश्ती जो है वो डूब जाती, जिसके आसार बड़े नुमाया हो गए थे 10 अप्रैल को, लेकिन फिर बीच में वो कश्ती जो थी उसको कहीं से सहारा मिल गया। अब देखते हैं क्या होता है 13 सितंबर के बाद। ठीक है, जूनियर प्रीमियर लीग की भी अनाउंसमेंट हुई, चूंकि अनाउंसमेंट्स हैं तो खबर भी देनी है और फिर आपका तज्जिया, फिर वापस एशिया कप और कुछ हॉकी पे तो जरूर मैं बात करूंगी, क्योंकि आप पे बड़ी गहरी नजर होती है हॉकी पर। तो पाकिस्तान जूनियर लीग में सर विव रिचर्ड्स की भी जो है वो शमूलियत होगी बतौर मेंटोर। इससे पहले जावेद मियादाद मौजूद हैं और शुएब मलिक और दीगर भी हैं, लेकिन डैरन सैमी हैं, इसी तरह कॉलम मुनरो का मुझे नाम याद आ रहा है, इमरान ताहिर का, हमारे दोस्त हैं शुएब जट, उन्होंने बड़ा अच्छा ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि जो आपके पाकिस्तान के वसीम अकरम हैं, वकार यूनुस हैं, इसी तरह ज़हीर अब्बास तो खैर अभी अपने इलाज के लिए मौजूद हैं, लेकिन मुइन खान है, राशिद लतीफ़ हैं, इंतज़ाम उल हक हैं, तो क्या इन सबको सर मेंटोर नहीं होना चाहिए? देखिए, मेरे ख्याल में रमीज की ये पॉलिसी है कि गैर मुल्कियों को लाया जाए। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि वो बहुत मुतासिर हैं गैर मुल्कियों से, और गालिबन उन्होंने आगे की अपनी सोच रखी है ना, क्योंकि अगर वो पीसीबी के चेयरमैन नहीं रहेंगे तो फिर उसके बाद वो बाहर ही जाकर कमेंट्री करेंगे और पाकिस्तान में भी करेंगे। मेरे ख्याल में पाकिस्तानियों को इन्हें अहमियत देनी चाहिए थी। काफ़ी पैसे दे रहे हैं, तकरीबन एक आदमी को पाकिस्तानी करेंसी में 1 करोड़ रुपए मिल रहे हैं मेंटोर बनने के। शुएब मलिक का नाम भी शायद उस फहरिस्त में शामिल है। तो अभी आपके पास स्पॉन्सर्स आए नहीं, पाकिस्तान जूनियर लीग के फ्रेंचाइजेस जो थी वो इंटरेस्टेड थी, लेकिन इतने पैसे मांग रहा था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, वो हट गई पीछे। और फिर आप जूनियर लीग करा भी ऐसे वक्त रहे हैं अब्दुल गफ्फार, जब T20 वर्ल्ड कप हो रहा होगा अक्टूबर में, और उसकी क्या हाइप बनेगी। और फिर आप अपने नौजवानों को क्या सिखाना चाह रहे हैं? उनको सिखाना चाह रहे हैं कि क्रिकेट अब सिर्फ 20 ओवर्स तक महदूद होकर रह गई है, वरना जो यंगस्टर्स हैं, जो जूनियर्स हैं, वो तो लॉन्गर वर्जन ऑफ क्रिकेट के लिए आते हैं ना। आप जावेद मियादाद देखें ना, अंडर 19 से आए, शुएब मलिक अंडर 19 से आए, इंजमाम अंडर 19 से आए, अब्दुल रज़ाक अंडर 19 से आए, मोइन खान अंडर 19 से आए, बेशुमार क्रिकेटर जो अंडर 19 से आए। अब आप उनको क्या सिखाना चाह रहे हैं इन यंगस्टर्स को कि आप आड़े तिरछे शॉट खेलें? मेरी तो समझ में नहीं आता कि ये आइडिया क्या है। इसकी पब्लिसिटी भी बड़े कर रहे हैं, इसके ऐड भी बनाया हुआ है, और पीसीबी के दफ्तर के बाहर आप जाएं, गद्दाफी स्टेडियम में बड़े बड़े बिल बोर्ड्स भी लगे हुए, लेकिन इसका पर्पस क्या होगा? मुझे तो फाइनेंशियली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या तो सोने की चिड़िया है, मुझे तो फाइनेंशियली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लॉस में जाता नजर आ रहा है। आया इसको अमली जामा ये पहना पाएंगे रमीज दादा? ये भी $1 मिलियन क्वेश्चन है। बिल्कुल, और फ्रेंचाइजीज कुछ इंटरेस्टेड थी जैसे इकबाल साहब ने फरमाया, लेकिन फिर लगता ये है कि शायद उन दस्तरस से ये चीज़ बाहर है, चूँकि शायद बहुत ज़्यादा पैसों की डिमांड है। पुरान में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर एशिया कप पे दोबारा आएंगे। खासतौर पर पाकिस्तान के 11 पर बड़े सवाल उठ रहे हैं कि क्या हमारा मिडल ऑर्डर हो सकता है। मिर्जा इकबाल बेग साहब की राय लेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। पुरान रिप्ले में खुश आमदेद। हम बात करें मिर्जा इकबाल बेग साहब से पाकिस्तान और भारत के दरमियान एशिया कप के हवाले से जो बड़ा मैच है इतवार को। इकबाल साहब, यकीन तौर पर टॉप 3 हमारा सॉर्टेड है, चूंकि रिजवान, बाबर और फिर फखर नंबर 3 पर आते हैं, लेकिन उसके बाद हमारे पास बड़ा इनएक्सपीरियंस है, रॉ फॉर हमारे पास एक मिडल ऑर्डर है जिसके अंदर हमारे पास 3-4 ऑप्शन है। आपके ख्याल में क्या बेहतर ऑप्शन हो सकता है, और क्या ये जितने ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं ये एशिया कप में परफॉर्म कर सकेंगे? और मिर्जा इकबाल बेग साहब इस वक्त जो है वो उनसे हमारा राब्ता जो है वो बहाल करने की कोशिश करते हैं। और अगर हम बात करें पाकिस्तान भारत के मैच की, तो यकीन तौर पर पाकिस्तान का जो टॉप ऑर्डर है वो बड़ा सॉर्टेड है, लेकिन मिडल ऑर्डर के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमें देखने पड़ेंगे। मिर्जा इकबाल बेग साहब की राय लेते हैं। सर, टॉप 3 हमारा सॉर्टेड है, रिजवान बाबर वर्ल्ड क्लास परफॉर्मर हैं, फखर का एक्सपीरियंस ज़्यादा है, लेकिन T20 में मिडल ऑर्डर की बड़ी वैल्यू होती है। तो क्या समझते हैं हमारे पास जो ऑप्शंस हैं? कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद शादाब खान को ऊपर आजमाया जा सकता है, तो क्या ये बेहतर हिकमत अमली रहेगी? अब्दुल गफ्फार, मुझे तो मिडिल ऑर्डर बड़ा वल्नरेबल नजर आ रहा है। अगर आप 3-4 बैट्समैनों पर नजर डालें, हैदर अली, इफ्तिखार अहमद, आसिफ अली, खुशदिल शाह, ये सारे पावर हिटर्स हैं, इनमें कोई ऐसा नहीं जो फंस के खेल सके। इफ्तिखार अहमद को किस खुशी में लेकर गए समझ में नहीं आता। अगर शान मसूद होता तो ज्यादा बेहतर होता, लेकिन इन्होंने जो मिडिल ऑर्डर बनाया ना, शुएब मलिक को भी टीम में शामिल नहीं किया है। अब शादाब खान, चूंकि मैंने आपको पहले भी शायद आपके प्रोग्राम में कहा था कि टीम बनाते हैं बाबर आजम और रिजवान, और शादाब खान चूंकि नायब कप्तान है तो उनका इनपुट भी होता है टीम में। तो मुझे लग रहा है कि पाकिस्तानी टीम के इंतखाब में यही 3 लोगों की राय इंपॉर्टेंट होती है, और
कोच सकलैन मुश्ताक या बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ या बॉलिंग कोच शान स्ट्रेट की कोई वैल्यू नहीं होती। तो अब ये शादाब को आपने बिल्कुल सही निशानदेही की, अब्दुल गफ्फार ये उसको ऊपर खिलाना चाह रहे हैं और वो बैटिंग के चक्कर में अपनी बॉलिंग लूज कर चुका है। आपने नीदरलैंड के खिलाफ सीरीज में देखा होगा कि किस तरह की उसने बॉलिंग की कि आराम से उनके बैट्समैन खेल रहे थे शादाब खान को, वरना जब 2016-17 में ये नया नया आया था तो बड़ा ही इफेक्टिव लेग स्पिनर होता था। तो या तो उसको फिटनेस का प्रॉब्लम है या फिर ये कि वो अपनी बैटिंग पर ज्यादा कंसंट्रेट कर रहा है, वो बॉलिंग ऑलराउंडर के बजाय बैटिंग ऑलराउंडर बनना चाह रहा है। तो अब हो सकता है कि उसको ऊपर खिलाएं, लेकिन जो टीम लाइनअप आप अगर मैं आपसे डिस्कस करूं कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ओपनर हो गए, फखर जमान जो है नंबर 3 पे हो गए, नंबर 4 पे हैदर अली ये होगा, मेरी अपनी राय ये है, फिर नंबर 5 पे ये शायद शादाब खान को लाएं, फिर नंबर 6 पे आसिफ अली, नंबर 7 पे खुशदिल शाह और फिर उसके बाद आपके मोहम्मद नवाज आ गए नंबर 8 और 3 आपके, मुझे लग रहा है कि फास्ट बॉलर ये 3 खिलाएंगे क्योंकि भारतीय टीम जो है वो स्पिनर्स को ज्यादा अच्छा खेलती है। आपके पास नसीम शाह है, आपके पास हारिस रऊफ है और फिर आप हसनैन को खिलाते हैं या वसीम जूनियर को खिलाते हैं। तो ये मेरी नजर में लाइनअप होगी पाकिस्तान। सर आपने जैसे बात की शादाब की, अब अगर आप देखें तो भारत ने भी 3 स्पिनर्स को शामिल किया, यहाँ तक कि अश्विन को वापस लेकर आए। प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान के पास वो जो काट होती है सर एक स्पिनर्स की, जो मैजिकल किस्म का जो बॉल करते हैं, उसकी कमी दिखाई दे रही है। उस्मान कादिर जरूर है लिमिटेड ओवर्स में, लेकिन उनको मौके मिलते नहीं। जाहिद महमूद को एक मौका मिला तो भी ऑनेस्ट इतने इंप्रेसिव साबित नहीं हुए, लेकिन चलिए अभी एक मैच था, आगे सोच सकते हैं। तो ये स्पिन का डिपार्टमेंट है इकबाल भाई, यहाँ पर भी सवाल उठ रहे हैं, जो कि नवाज का एक्सपीरियंस बहुत है। आपको याद होगा कोयटा ग्लेडिएटर्स के लिए सरफराज उन्हें बड़ा अच्छा यूज करते थे यूई में, लेकिन शादाब अगर उस तरह परफॉर्म नहीं करते तो फिर तो ठीक ठाक प्रॉब्लम हो सकता है आपको। आपने बिल्कुल सही कहा। इन्होंने एक जो बड़ा ब्लंडर किया इमाद वसीम, जो अब इनकी आंख का तारा नहीं रहा, जैसे जुनैद खान के साथ जो सलूक किया है। जी। इमाद वसीम नया गेंद अब्दुल गफ्फार शुरू में सर्किल में जब 6 ओवर्स में दायरे में ज्यादातर 2 फील्डर बाहर होते हैं तो नया गेंद बहुत अच्छा करता है इमाद वसीम, लेकिन इमाद वसीम को इन्होंने नहीं रखा। तो अब आपके पास जो स्पिनर्स का चॉइस बचा वो यही है। शादाब खान का मैं कह चुका हूँ इतना इफेक्टिव नजर नहीं आ रहा। मोहम्मद नवाज भी ठीक है, वो फ्लाइट वगैरह देता है, लेकिन अगर हम भारत की बात करें या अगर हम बांग्लादेश या श्रीलंका की बात करें, वो स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं। तो मेरे ख्याल में हमारा स्पिन बॉलिंग अटैक मुझे कमजोर नजर आता है। आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, उस्मान कादिर को खिलाते नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं देते। जाहिद महमूद टीम में नहीं है, उसको कभी एक मैच खिला के खुश कर देते हैं कि उन पर क्रिटिसिज्म ना हो। तो मेरे ख्याल में स्पिन डिपार्टमेंट आपने बिल्कुल सही निशानदेही की, पाकिस्तान का मुझे कमजोर नजर आता है। सर आपने बाकी जो 3 टीमों की बात की, इत्तेफाक से वो एक ही ग्रुप में भी हैं, तो उनका मसला ही बेचारों का आपस में पड़ गया। वो 2 ने आगे जाना है, 1 ने बाहर हो जाना है, लेकिन कोई बात नहीं हो रही। लेकिन मैं आपकी जरूर राय चाहूंगा, क्योंकि अगर आप अफगानिस्तान को देखें तो उनके पास राशिद खान है, उनके पास इसी तरह नजीब जरदान और नबी और बहुत अच्छे एक्सपीरियंस क्रिकेटर्स हैं। श्रीलंका ने लास्ट आपको याद होगा इन्हीं विकेटों पर यूई के अंदर अपने मुस्तकबिल के हवाले से एक चीज़ जरूर दिखाई थी कि उनके पास पोटेंशियल है। तो ये 3 टीमें से डिस्कस नहीं हो रही हैं अभी तक, तो आप लोगों को कुछ यहाँ पर खबरदार करना चाहेंगे कि भाई उनको भी डिस्कस करें, वो तीनों टीमें भी ठीक ठाक हैं और जो आगे आएगा वो पाकिस्तान के लिए, भारत के लिए भी खतरे की घंटी बज सकती है। देखिए अफगानिस्तान जो है डेंजरस टीम होगी अब्दुल गफ्फार, क्योंकि वो T20 क्रिकेट की स्पेशलिस्ट है। उनके बैट्समैन भी, उनके बॉलर्स आप देखें ना, राशिद खान और मुजीबुर रहमान 2 टॉप के बॉलर्स हैं T20 के। राशिद खान की तो बात ही क्या, और फिर उनके पास हजरतुल्लाह जज़ई, आपने मोहम्मद नबी की बात की, उनकी टीम बड़ी तगड़ी मुझे नजर आ रही है अफगानिस्तान की। और मुझे लग रहा है कि उस ग्रुप से जिसमें बांग्लादेश, अफगानिस्तान और श्रीलंका शामिल हैं, अफगानिस्तान की टीम मुझे लग रहा है कि क्वालिफाई कर जाएगी सुपर 4 के लिए। वो सख्त जान हरीफ साबित होगी क्योंकि उनके खिलाड़ी स्पेशलिस्ट हैं T20 के, और उनके बेशतर खिलाड़ी दुनिया भर में T20 लीग्स होती है। अभी भी देखे एमिरेट्स लीग हो रही है, अफगानिस्तान के बेशतर खिलाड़ी उन्होंने सेलेक्ट किए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो NOC नहीं दे रहा था खिलाड़ियों के साथ, उसका तनाज़ा चलता रहा है। अब आजम खान को पहले उन्होंने कैरेबियन प्रीमियर लीग के लिए मना किया ताकि एक शोर उठे, और इधर उन्होंने उसको परमिशन दे दी। बाबर आजम वगैरह भी, अब आप देखें बिग बैश के लिए भी शादाब खान वगैरह को परमिशन दी है। तो क्रिकेट बोर्ड का समझ नहीं आ रहा। अफगानिस्तान के प्लेयर्स जो हैं वो बड़े डेंजरस हैं। T20 उनका पसंदीदा फॉर्मेट है, वो हर टीम के लिए खतरे की अलामत बन सकती है। बिल्कुल, आजम खान की आपने बात की, इस हवाले से छोटा सवाल और फिर पाकिस्तान हॉकी बात करूंगा। वहां इस वक्त जो है ना बड़ी गहमा गहमी चल रही है, लेकिन अगेन गहमा गहमी मैदान में नहीं है, फेडरेशन के दफ्तरों में। डिस्कस करते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। पुनः रिप्ले में खुशामदीद, बात करें एशिया कप के हवाले से। आखिरी सवाल एशिया कप है, फिर कुछ पाकिस्तान हॉकी की बात करेंगे। सर भारत के मुतालिक आपने बात की,
तो वहां पर रोहित शर्मा की भी कप्तानी का एक बड़ा इम्तिहान है। पहला बड़ा टूर्नामेंट, भारत के कप्तान थे विराट कोहली, वर्ल्ड T20 में ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है। लेकिन दूसरी जाने सर हमने क्या किया कि जो भारत की खामी है लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, अगर शाहीन अनफिट हो गए तो हमें कोई पूरे पाकिस्तान में एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर नहीं मिला और पूरा वन डायमेंशनल अटैक खेलेगा। और अगर ऐसे में उन्होंने कमबैक कर दिया तो सारा क्रेडिट तो उनको खुद चला जाएगा। जो चीफ सिलेक्टर है मोहम्मद वसीम, उनके लैपटॉप में कोई लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर था नहीं। वो ज्यादातर इन्हिसार लैपटॉप पे करते हैं, ग्राउंड में तो कम नजर आते हैं, वो ज्यादातर स्टैट्स और डाटा पे जाते हैं। आपने बिल्कुल सही निशानदेही की कि हमारे पास क्या बैकअप में क्या है, आप मुझे बताएं। अब शाहीन शाह अफरीदी अनफिट हो गया, उसकी जगह कौन है बैकअप में? हसनैन को लेकर आए, ठीक है यंग है हसनैन, उसने अपना एक्शन रीमॉडल किया है, वो क्या करेगा, उसको खिलाएंगे कि नहीं खिलाएंगे। लेकिन इसके अलावा दीगर चीजें अगर अब्दुल गफ्फार आप देखें कि आपके पास मिडिल ऑर्डर बिल्कुल हल्का है, तो आपने बैकअप टैलेंट नहीं तैयार किया। आप इतनी भारी तनख्वाह ले रहे हैं, आपकी कोई कन्वेंशनल सिलेक्शन कमेटी नहीं है, वही एक मोहम्मद वसीम टीम बना देते हैं। आपने कभी देखा, आप भी इतने अरसे से इस फील्ड में, कि कोई सिलेक्शन कमेटी का इजलास हुआ हो जिनमें सूबाई एसोसिएशन के 5 कोचेस शरीक हुए? कभी नहीं, ऐसा मुझे तो नजर नहीं आया कि चाहे अब्दुल रज़ाक की सारे। तो फिर इसका मतलब ये है कि वन मैन शो हो रहा है और उनको भी कहीं से लिख के दे दिया जाता है कि ये लड़के सेलेक्ट कर लो, वो लड़कों को सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर वो अदाकारी करते हैं। आपने देखा होगा गद्दाफी स्टेडियम के वो जो मीडिया बॉक्स में कैसी एक्टिंग कर रहे थे, कैमरा खुला हुआ था, माइक्रोफोन ऑन था उनके मोबाइल का और लड़कों को तसल्लियां दे रहे थे। बस अल्लाह खैर करे, इस मुल्क में यही है, ये ज्यादती है। रमीज राजा को इसका नोटिस लेना चाहिए, लेकिन लोग कह रहे हैं रमीज राजा भी उसी रंग में रंगे हैं, हालांकि उनसे बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता थी लोगों को। चलिए आखिर में सर कौमी खेल हॉकी की बात करते हैं, क्योंकि जब आप आते हैं तो मुझे पता है आपको काफ़ी इसके बारे में नॉलेज होती है। ये हो क्या रहा है सर, खेल हमारा तो बहुत पीछे रह गया, हम कहीं अब खेलते तक नहीं हैं, खेलते हैं तो हार जाते हैं। फेडरेशन में इस वक्त बड़े मामला चल रहे हैं और मैंने देखा कि इलेक्शन होता है, फिर उसके बाद उस इलेक्शन पे भी इतराज़ होता है। अब मौजूदा सर सूरत हाल क्या है, पहले तो आप मुझे भी मेरी मालूमात में इजाफा कर दें, और फिर ये जो खिचड़ी बन रही है इसका फ़ायदा होगा नुकसान? देखिए मौजूदा सूरत हाल ये है कि जो माफिया था, जो काफ़ी अरसे से, अब जैसे अख्तर रसूल बहुत बड़े खिलाड़ी थे, 82 का वर्ल्ड कप जीती उनकी कप्तानी में पाकिस्तानी हॉकी टीम, 40 बरस हो गए उनको, अब छोड़ दें। अख्तर रसूल, फिर उसके अलावा ख्वाजा जुनैद सेक्रेटरी बनना चाहते थे, आसिफ बाजवा को बहुत बड़ा धचका लगा, राना मुजाहिद बनना चाहते थे, तौकीर डार सेक्रेटरी बनना चाहते थे, खालिद हमीद सेक्रेटरी बनना चाहते थे। कौन बनना नहीं चाहता था? मेरे ख्याल में सारे ही बनना चाहते थे, ये लाइन लगी हुई थी। लेकिन उन सब के लिए बड़ी ये शॉकिंग न्यूज थी। हैदर हुसैन यंग है, कराची में काम करता रहा है और जिस तरीके से उसने कराची हॉकी एसोसिएशन को चलाया है, वो सबके लिए हैरान है कि हैदर हुसैन कैसे आ गया। लेकिन अब देखते हैं कि हैदर हुसैन कैसे काम करते हैं। खालिद सज्जाद खोकर पर ये एतराज कर रहे हैं कि तीसरा टर्म, उन्होंने एक टर्म मुकम्मल ही नहीं की, इसलिए वो तीसरे टर्म में यानी कि मुंतखब हो गए। तो अब देखते हैं कि होता क्या है। लेकिन हॉकी वाले जो हैं, जो माफिया जिनके घोस्ट क्लब थे अब्दुल गफ्फार के, जो ऑन पेपर थे, वो सब मुजाहरे कर रहे हैं। अब अख्तर रसूल के बेटे हसन अख्तर रसूल, वो भी जो है ना, वो एक वीडियो जारी कर रहे हैं। अख्तर रसूल के भाई खालिद रसूल भी रहे PHF में। तो मसला कहते हैं कलामी, चूंकि वक्त की कमी है, सारे सेक्रेटरी बनना चाहते हैं, कोई कोच बनने के लिए भी तैयार है, कोई कोच बनना भी चाहता है। सबकी ख्वाहिश तो यही है कि कोच भी बने, ज्यादातर की। आप उसमें से क्योंकि कोच बनेंगे तो डेली अलाउंस मिलेगा, लेकिन एक्मैन जिस तरह के बयानात दे रहा है कि उसे पैसे नहीं मिले, मुझे लगता है आने वाले वक्त में जल्दी एक्मैन जो है वो अपने घर हॉलैंड रवाना हो जाएगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल साहब। पाकिस्तान और भारत के मैच, इसी तरह एशिया कप के हवाले से बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू रही, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भारत के दरमियान मैच होगा जनाब इतवार को, और इस हवाले से मजीद हम प्रोग्राम में आने वाले जो दिन हैं उसमें ये तमाम डिस्कशन करेंगे। आप अपना फीडबैक हमें आज रिप्ले के दे सकते हैं। और हम आज देखने का शुक्रिया, कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।